हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूं आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी और जानेंगे हिंदी पेडागोजी हल करने का आसान तरीका, सही तरीका। ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग को पता चले कि हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कठिन आते हैं या सरल आते हैं। और सीटेट में रिजल्ट बहुत कम जाता है, सिर्फ 8% इस बार गया था। तो पेडागोजी की वजह से बच्चे क्वेश्चन हल नहीं कर पाते। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले 3 पार्ट करा चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। जो वो पार्ट नहीं देखे हैं वो देख लेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अपना रिस्पांस देंगे कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। समय की कीमत जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, जब उन्हें तनावमुक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब उन्हें ऐसे अवसर दिए जाएं जो उनके तनाव को बढ़ा दें। नेक्स्ट देखिए, जब वह भाषा का इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और निवेश किसी परिणाम के रूप में समान आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब ड्रिल के माध्यम से भाषा के नियम कंठस्थ करते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि शिक्षार्थी जो है भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं? जब उन्हें तनावमुक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश मिलेगा, है ना। तो ये तो पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, जब उन्हें ऐसे अवसर दिए जाते हैं जो उनके तनाव को बढ़ा दें। क्या बच्चों को आप तनाव बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। जब वह भाषा का इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और निवेश किसी परिणाम के रूप में सामने लाते हैं। सही है, लेकिन इसे तो अच्छा पॉजिटिव वर्ड तो ए लग रहा है। डी देखिए, जब ड्रिल के माध्यम से भाषा के नियम कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ नहीं करना है, न खुद करना है, न बच्चों को करवाना है। तो 2 ऑप्शन कट गए। 2 ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन देखिए, लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा में सामाजिक अंतर। नेक्स्ट देखिए, जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। नेक्स्ट, भाषा के प्रकार और व्याकरण के संदर्भ में भाषा को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है, उद्देश्यों और राज्यों के कार्य के लिए भाषा का प्रयोग। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कैसे काटेंगे, सही तरीका क्या होता है, इसको आप लोग लगाइए और बताइए। देखिए पूछा है क्वेश्चन की भाषा का प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन, जो लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा सामाजिक अंतर है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, क्योंकि सामाजिक अंतर नहीं होता। सामाजिक अंतर होता है, लेकिन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा जो है समान भी तो हो सकती है। जब हमारी भाषा आप समझेंगे, आपकी भाषा हम समझेंगे, तभी तो बात बनेगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में भिन्नता। ये ऑप्शन सही है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन बी सही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती है, बल्कि अवसर पहले से गढ़े गए हैं, यानी कि पहले से लाए गए हैं। बहुत से शब्द समूह से बनती है। बताइए आप लोग, शब्दकोशी उपागम से, संप्रेषणात्मक उपागम से, व्याकरण अनुवाद विधि से, संज्ञानात्मक उपागम से। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन
पूछा जा रहा है इधर 3-4 साल से। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से और भाषावाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का डबल स्टार ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पहला द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा, दूसरा है मिडिल स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, नेक्स्ट माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, नेक्स्ट त्रिभाषी सूत्रों के अंतर्गत एक विकल्प। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आप लोग का सी ऑप्शन सही है, माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। अगर नहीं क्वेश्चन आता है, नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नहीं का मतलब होता है कि 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है, तो हमको इन चारों में से 1 गलत निकालना है, बाकी 3 तो सही ही है। तो चलिए निकालते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, संकेत भाषा की व्याकरण होती है। संकेत जो है भाषा की व्याकरण होती है। दूसरा है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा होती है। नेक्स्ट है संकेत भाषा व्याकरण नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से रूप हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। संकेत भाषा की व्याकरण होती, ये सही है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये भी सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये किसने कह दिया कि व्याकरण नहीं होती, इसलिए ये गलत है। संकेत भाषा के बहुत से रूप होते हैं, ये भी सही है। जो गलत है आप लोग का वही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ये आप लोग अपनी हैबिट डाल लीजिए कि आप लोग को कहीं क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो वहीं तुरंत गोला करने की हैबिट डाल लीजिए। जब मैं अपने टाइम में एग्ज़ाम देती थी तो मेरी वही हैबिट पड़ी हुई है कि आज आप लोग को पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी वो नहीं तुरंत उंगली चली जाती है कि नहीं ये नहीं है तो इसको अंडरलाइन करें, गोला करें। तो ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, मुद्रित समृद्ध प्रवेश, दूसरी है ध्वनिक, नेक्स्ट ध्वनिक विज्ञान, नेक्स्ट डिस्लेक्सिया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं दिया है, नहीं का मतलब होता है कि आप लोग का ये 4 ऑप्शन में 3 सही है, 1 गलत है। तो आप लोग का जो है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। क्योंकि डिस्लेक्सिया जो होता है ये लिखने संबंधित विकार होता है जो कि अवधारणा नहीं पूछा गया है, तो यही आप लोग का नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही आप लोग का आंसर जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर समझ गए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या प्रस्तावित करता है। आप लोग को इससे पहले भी हम बताए हैं कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आप लोग को जितने स्टार दिए जाएंगे समझ लीजिए कि उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आए इसको अच्छे से पढ़ के कंप्लीट इसका क्लियर करके ख़त्म कर डालिए, चैप्टर ही ख़त्म कर लीजिए। ऑप्शन देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे, ये तो गलत ऑप्शन है। दूसरा देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी प्राथमिक वर्षों में अपनी मातृभाषा में पढ़े और फिर कक्षा 6 से अंग्रेजी में पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करे और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषा में पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी राज्य की भाषा से शुरू करें और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ें। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। हमने 1 ऑप्शन काट दिया, 3 ऑप्शन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोग प्रत्येक शिक्षार्थी जो है
प्राथमिक वर्षों में अपनी मातृभाषा पढ़ें और कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ें, ये तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप लोग का ये कट गया। कक्षा 6 से ही क्यों पढ़ेंगे? जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें कक्षा 6 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको गलत मानती है। तो और नेक्स्ट आपका है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करें और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ें। ये वेरी गुड, आपका आंसर यही होगा। डी आपका क्यों गलत है? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी राज्य की भाषा से शुरू करें और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं। बाद में 2 या 2 से अधिक नहीं, इसलिए आप लोग का ऑप्शन ये कट गया। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसलिए आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह समझाना क्या कहलाता है? पहला देखिए, निष्कर्ष निकालना, लेखक द्वारा दिए गए तर्क समझाना, सारांशीकरण करना, कहानी का कथन जानना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करता है आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, क्योंकि लेखन द्वारा दिए गए तर्क समझाना ये गलत ऑप्शन है, सारांश भी गलत है, कहानी ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामग्रियों के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, है ना? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। सामग्रियों के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, किसी पाठ सामग्री के पठन पर आधारित, जैसे कि पाठ सामग्री के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखना, लगभग 200 शब्दों में गाय पर निबंध लिखना। नेक्स्ट है, कहानी से ही कोई कहानी बनाओ और कहानी की घटनाओं का 10 बिंदुओं में लिखिए। सही है। पढ़े गए कहानी के आधार पर इसमें दिए गए शब्दों को लेकर अनुच्छेद के रिक्त स्थान को पूरा करो। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सामग्रियों के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणिक गतिविधि नहीं कर सकते। नहीं का मतलब है 3 में से ऑप्शन 4 में से 3 सही है, 1 गलत है ना? तो ये जो है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रमाणिक गतिविधि रहे, उसको जो चारों ऑप्शन में आप आंसर जो देंगे वो ऑप्शन प्रमाण रहे कि हाँ कोई भी देखे तो उसको उस पर टिप्पणी ना कर सके, है ना? तो अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, किसी पाठ सामग्री के पठन पर आधारित, जैसे पाठ सामग्री के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखना। मित्र को पत्र लिखेंगे तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगेगा ना, जिसमें आपका दिमाग लगे, थोड़ा टाइम लगे, मतलब आप लोग का वो ऑप्शन सही है। तो आपका ये सही है। लगभग 200 शब्दों में गाय पर निबंध लिखिए। देखिए, गाय का निबंध तो कोई भी लिख सकता है कि गाय हमारी माता है, दूध देती है, चारा खाती है, घूमती है, लोग उसका मांस भी खाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन 200 शब्दों में, इसलिए आप लोग का ऑप्शन ये जो है बी वाला ऑप्शन गलत है। जो गलत है आप लोग का वही ऑप्शन सही है। आपका पहला सही है, सी सही है, डी सही है और बी गलत है। अब बी गलत है इसलिए आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, क्योंकि गलत पूछा था, गतिविधि नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ाने, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। तो शुरुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण कर रही हैं? तो बताइए, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से सविश्लेषण, आगमन से निगमन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बार 2011 से ही बहुत बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। बस रेखा की जगह सुमिता कर दिया जाता है, सुमन कर दिया जाता है, बाकी सेम क्वेश्चन वही रहता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे
तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में निदात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं जो वह क्या कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में निदात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या कर सकते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन यही बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, अपने कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थी की पहचान कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जो अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई आ रही है। उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जो परिश्रमी हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपकी क्लास में कौन सा बच्चा है जिस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, अपनी कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी की पहचान कर सकते हैं, तो ये कोई सटीक ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। उस विद्यार्थी की पहचान कर सकते हैं जो अपना गृह कार्य नहीं करता है। कॉमन से बच्चे हैं कि बच्चों का मन नहीं रहता तो गृह कार्य नहीं करते हैं, तो उनको ये इनकी बच्चों की कमियां सामने लाकर उनको मतलब जलील नहीं करेंगे ना, अनदेखा करेंगे। बच्चे नहीं कर रहे हैं, आज नहीं मन है नहीं करेंगे, कल मन है कल करेंगे, परसों मन है परसों करेंगे। तो बच्चों के विपरीत उनकी कमियां सामने नहीं लाना है, उनकी कमियों को दूर करना है। सी देखिए, उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई आ रही। वेरी गुड, क्योंकि हम बच्चों की जो सीख नहीं पा रहे हैं उनको जो उनकी कमियाँ हैं उनको ख़त्म करना है। तारे ज़मीन पे मूवी देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें मूवी में दिखाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का इस्तेमाल करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी भाषा की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। वेरी गुड। विषय में अपने विद्यार्थी की रुचि जागृत करना चाहती है। गुड। अपने विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य देना चाहती है। वेरी गुड। चाहती है कि उनके विद्यार्थी स्वयं अभ्यास करें। गुड, वेरी वेरी गुड। कि वो मैडम जो हैं चाहती हैं उनके विद्यार्थी स्वयं से अभ्यास करें, वो कुछ ना करवाएं, अभ्यास वो खुद बच्चे करें। तो बताइए आप लोग चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। एक तो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। वो चाहती हैं, पहला ऑप्शन देखिए, चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी भाषा की परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन देखिए, विषय में अपने विद्यार्थी की रुचि जागृत करना है। वेरी गुड, क्योंकि बच्चों का कुछ भी नहीं आता, कोरा कागज़ है, लेकिन उनमें जो है रुचि जागृत हो गई तो दुनिया का कोई भी पहाड़ वो जीत सकते हैं। इसलिए बहुत गुड आंसर है। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेव वाइगोस्की अधिगम और भाषा की संकल्पना किस पर आधारित है। रचनावाद अधिगम पे, व्यवहारवाद अधिगम पे, संज्ञानात्मक अधिगम पे, मानवतावाद अधिगम पे। देखिए, हमने आप लोग को बताया था कि सिद्धांत से आप लोग को क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत का मतलब है 3-4 तो आ ही जाते हैं, कम से कम आया तो 2 ज़रूर आते हैं। तो इसलिए आप लोग सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, वाइगोस्की का, जीन पियाजे का, ब्रूनर का, चॉम्स्की का, इन सब लोग का पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।